Hi Manuja and I welcome you all to Mankavit Law Academy. So in this video I'll discuss the important judgments of 2019. We know that CLAT का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया और CLAT में आपके सारे क्वेश्चन जजमेंट बेस्ड आने वाले हैं. So it is important for you all to study the recent judgments and also the landmark judgments and साथ ही साथ आपको ये जजमेंट थोड़े डिटेल में भी पढ़ने हैं. So I will also discuss the cases in little detail ताकि आपके लिए प्रिपेयर करना थोड़ा ईजी हो जाए. So let's start with the first case which is your Indian Hotel and Restaurant Association versus State of Maharashtra. Now this case relates to your prohibition of dance bar in the state of Maharashtra. The story dates back to 2005 जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट बॉम्बे पुलिस एक्ट 1951 में अमेंडमेंट लेकर आती है. उसमें दो सेक्शन होते हैं. फर्स्ट इज सेक्शन 33A जिससे कि डांस बार में प्रोहिबिशन लगाई गई थी और दूसरा सेक्शन है आपका सेक्शन 33B जो कि ये कहता था कि 3 स्टार होटल और जो 3 स्टार होटल से ऊपर होटल है उनमें कोई भी प्रोहिबिशन नहीं रहेगा. मतलब कि जो 3 स्टार होटल से नीचे होटल है आपके 2 स्टार होटल 1 स्टार होटल उनमें ये रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी. केस जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट के पास और बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है कि ये जो आपको प्रोविजन है दैट इज़ वॉयलेटिव ऑफ योर आर्टिकल 19(1)G विच गिव्स यू द राइट टू कंडक्ट बिजनेस. और साथ में कोर्ट ये भी कहती है कि दिस इज़ ऑल्सो वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 के खिलाफ ये वॉयलेटिव इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी सेलेक्टिव एक्ट है. सेलेक्टिव इसलिए कहा गया था क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोहिबिशन सिर्फ 2 स्टार होटल से नीचे वाले होटल में लगी थी. मतलब कोई अगर 3 स्टार होटल था या फिर 3 स्टार से ऊपर होटल था तो उनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी. इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट इस एक्ट को स्ट्रक डाउन कर देती है. फिर जाता है ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट भी बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड करती है और कहती है कि ये जो आपका एक्ट है दैट इज़ वॉयलेटिव ऑफ योर आर्टिकल 19(1)G एंड ऑल्सो आर्टिकल 14 बिकॉज ऑफ द सेलेक्टिव एप्लीकेशन. डिस्पाइट ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो द गवर्नमेंट डज नॉट कंप्लाई विद द डिसीजन एंड फिर भी बहुत सारे डांस बार को लाइसेंस नहीं दी जा रही थी. साथ ही में गवर्नमेंट एक एक्ट लाती है विच इज़ योर महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ ऑब्सीन डांस इन होटल्स रेस्टोरेंट एंड बार रूम्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन एक्ट 2016. तो पहले तो ऐसा था कि जो 3 स्टार होटल थे एंड 3 स्टार से ऊपर होटल थे उनमें रेस्ट्रिक्शन नहीं थी. पर इस एक्ट के द्वारा टोटल प्रोहिबिशन लगाई गई थी डांस बार में विच वॉज ओवरटर्न बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस. साथ में कुछ ऐसे प्रोविजंस थे इस एक्ट के जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था एंड कुछ ऐसे प्रोविजन थे जिसे कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था. सो देयर वॉज a provision related to installation of CCTVs in the डांस बार जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप CCTV इंस्टॉल करने के लिए नहीं कह सकते हो बिकॉज दैट इज़ वॉयलेटिव ऑफ योर राइट टू प्राइवेसी. बट ये भी बोला गया कि आप एंट्रेंस में CCTV इंस्टॉल करने के लिए कह सकते हो. साथ ही इस एक्ट में जो प्रोविजंस थे जो कंडीशंस थे लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे. सो उस कंडीशंस को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्स किया था. देयर वॉज ऑल्सो प्रोविजन विच सेड दैट कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस प्लेसेस के 1 किलोमीटर के रेडियस में डांस बार नहीं हो सकता एंड दिस प्रोविजन वॉज ऑल्सो क्वैश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ऑल्सो देयर वॉज अ प्रोविजन विच provided complete prohibition on serving alcohol which was also quashed by the Supreme कोर्ट. कुछ ऐसे भी प्रोविजन थे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था इस एक्ट के. जैसे कि एक प्रोविजन था जिसमें ये बोला गया था कि जो कस्टमर्स परफॉर्मर्स पर पैसे फेंकते हैं उसे बैन कर देना चाहिए एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्टिविटी को बैन कर दिया. साथ में कोर्ट ने ये भी बोला कि ये इंडस्ट्री बहुत सारे लोग को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है तो गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री को वेल रेगुलेट करना चाहिए ना कि इतने सारे प्रोविजंस लगाने चाहिए. सो दिस इज़ द फर्स्ट केस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड केस. Indemnity Creative Private Limited versus Government of West Bengal. Now this case relates to your Article 19(1)A which talks about your right of free speech and expression. So इस केस में ये होता है कि Government of West Bengal एक unofficial ban impose करती है on a Bengali film citing law and order issues. साथ में जो पुलिस अथॉरिटी थे वो इस मूवी को स्क्रीन होने नहीं दे रहे थे और जिस भी थिएटर में ये मूवी स्क्रीन हो रही थी वहाँ से इस मूवी को विथड्रॉ कराया जा रहा था. केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट कहती है कि द एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इज अगेंस्ट आर्टिकल 19(1)A विच गिव्स अस द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड इट कैनॉट बी curtailed ऑन द ग्राउंड ऑफ फियर ऑफ मॉब वायलेंस. साथ ही में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट भी साइट किए हैं. सम ऑफ विच आर
रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एंड LIC वर्सेस मनु भाई शाह। तो इस केस में ये बोला गया है कि एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू एयर हिज और हर व्यू थ्रू इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया एंड ओनली रीजनेबल restrictions which are provided under Article 19(2) can be imposed. Another important judgment cited is S. Rangarajan versus P. Jagjeevan Ram. इस केस में ये बोला गया है that the state has a positive duty to protect freedom of speech and expression and it cannot be suppressed on account of threat of demonstration or threats of violence. Also, the state cannot plead its inability to handle hostile audience problem. मतलब ये स्टेट का पॉजिटिव ड्यूटी है कि वो हमारा जो फंडामेंटल राइट है ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उसको प्रोटेक्ट करे। नेक्स्ट केस साइटेड इज के शंकरप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ इस केस में ये बोला गया था कि अगर CBFC विच इज योर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, अगर CBFC किसी फिल्म को पास कर देती है देन द गवर्नमेंट डिड नॉट हैव द पावर टू रिवाइज और रिव्यू दोज डिसीजंस based on concern about potential public resentment towards the film and it is the government responsibility to ensure that law and order is maintained in a state. So इन केसेस को साइट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो गवर्नमेंट की एक्टिविटी है दैट इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) एंड दिस वाज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल अटेम्प्ट टू इन्वेड द फंडामेंटल राइट ऑफ द प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स एंड द ऑडियंस। साथ में ये भी बोला गया कि पुलिस अथॉरिटीज आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू रूल ऑफ लॉ एंड दैट free speech cannot be gagged by the fear of mob violence. So this is a very important case and a lots of important judgments have also been cited in this case which you will have to remember. Now let's move on to the next case. The case is DAV College Trust and Management Society versus Director of Public Instruction. Now this is again a landmark judgment and a very important judgment and the main question involved in this case is whether NGOs which are substantially financed by the government come under the ambit of RTI Act or not. So इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करते हुए ये बोला है कि NGOs which are directly or indirectly financed by the government will fall under the definition of public authority provided under section 2H of the Act. साथ में कोर्ट ने ये भी बोला है कि ये क्वेश्चन कि क्या NGOs आएंगे एम्बिट में RTI के या नहीं आएंगे दैट विल बी डिसाइडेड ऑन केस टू केस बेसिस डिपेंडिंग ऑन हाउ मच दे आर financed by the government. Next case is Central Public Information Officer Supreme Court of India versus Subhash Chandra Agarwal. Now in this case the Supreme Court has upheld the judgment of Delhi High Court जहाँ पे Delhi High Court ने ये बोला था कि CJI का office comes under the ambit of RTI Act and the judges have to declare their assets. इस केस में भी Constitution Bench of Supreme Court has said that the office of Chief Justice of India comes within the ambit of RTI Act and is also covered under the definition of public authority provided under section 2H of the Act. इस केस में ये भी बोला गया है that a balance has to be maintained between the right to privacy of the judges and right to information of the citizens and इसके लिए judicial administration के कुछ aspect ऐसे भी होंगे जिसे confidential रखा जाएगा। इस केस में ये बोला गया था that the reason for appointment of judges and the manner of their appointment has to be disclosed. Now this case is important and इसके पहले भी मैंने जो DAV कॉलेज वाला केस डिस्कस किया है वो भी important है and they both deals with RTI. So what I feel is that you can get a combined question from ये दो cases. तो आप ये दो cases देख लेना and जो भी RTI के involved section है जैसे कि section 2H है, section 2J है, section 8 है RTI के जो कि डिस्कस किया गया है cases में और कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स है जो भी साइट किए गए हैं वो सब भी आप देख कर जाना। Now let's move on to the next case. The case is Ravinder Kaur Grewal versus Manjeet Kaur. Now this is an important case related to your property law जहाँ पे adverse possession को डिस्कस किया गया है। It is an important case related to your adverse possession. Case स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि adverse possession होता क्या है। So आप assume करो कि A has a house and A अपना house अपने friend B को देता है 1 महीने के लिए अपने हाउस में रहने के लिए। तो इसे हम बोलेंगे परमिसिव पोजेशन क्योंकि यहाँ पे A ने B को परमिशन दिया है अपने घर में रहने के लिए। पर 1 महीने बाद अगर B फिर भी उसके घर में रहता है ज़बरदस्ती तो A के पास 12 साल का टाइम होता है टू फाइल अ सूट अगेंस्ट B अंडर सेक्शन 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट।
अगर ए 12 साल तक क्लेम फाइल नहीं करता है, सूट फाइल नहीं करता है, 12 साल के बाद करता है, तो बी का जो क्लेम होगा वो ज़्यादा ऊपर होगा एज कम्पेयर टू बी. नाउ द मेन क्वेश्चन इन्वॉल्व इन दिस केस वॉज कि क्या जिसे एडवर्स पोजेशन के थ्रू टाइटल मिली है उस पर्सन को ट्रू ओनर अगर उसकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर देता है तो उसके पास क्या राइट होगी या फिर वो रेमेडी लेस रहेगा. मतलब इन दिस केस अगर बी कंटिन्यू करता है रहना और 12 साल के बाद ए बी को डिस्पोजेस करता है प्रॉपर्टी से विदाउट ऑब्टेनिंग रिकोर्स ऑफ द लीगल प्रोसीजर, तो इस केस में बी के पास क्या रेमेडी है. इस क्वेश्चन को और भी पहले बहुत सारे केस में आंसर किया गया है एंड उसका एक लैंडमार्क केस है गुरुद्वारा साहिब वर्सेस ग्राम पंचायत विलेज सिरथला. इस केस में ये बोला गया था कि एडवर्स पोजीशन कैन बी यूज्ड ओनली एज अ शील्ड एंड नॉट एज अ sword. ये बोला गया था that a plea of adverse possession cannot be set up by the plaintiff to claim ownership over the suit property, but such plea can be raised by the defendant by way of defense in his written statement in answer to the plaintiff claim. मतलब अगर ए बी को डिस्पोजेस करता है, ट्रू ओनर अगर बी को डिस्पोजेस करता है तो बी एडवर्स पोजीशन यूज कर सकता है एज अ डिफेंस, पर बी एज अ प्लेंटिफ ओनरशिप ऑब्टेन करने के लिए एडवर्स पोजीशन के थ्रू क्लेम फाइल नहीं कर सकता है. दिस इज व्हाट वाज हेल्ड इन गुरुद्वारा साहिब केस. बट नाउ द जजमेंट हैज बीन ओवररूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ रविंदर कौर ग्रेवाल वर्सेस मंजीत कौर. बोला गया है कि अगर ट्रू ओनर आपको आपकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर देता है जो कि आपको एडवर्स पोजीशन के थ्रू मिला था, तो आपके पास राइट है टू फाइल अ क्लेम इन द कोर्ट. पहले ये था कि आप कोर्ट में क्लेम फाइल नहीं कर सकते थे और आप एडवर्स पोजीशन को सिर्फ एक एज अ शील्ड यूज कर सकते थे अगर ट्रू ओनर आपके खिलाफ केस फाइल करता तो. पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को ओवररूल कर दिया है और बोला है कि अगर ट्रू ओनर जिसको प्रॉपर्टी मिली है एडवर्स पोजीशन के थ्रू उसको डिस्पोजेस करता है विदाउट रिजॉर्टिंग टू लीगल प्रोसीजर, देन इन दिस केस द पर्सन हु हैज गॉट द प्रॉपर्टी थ्रू एडवर्स पोजीशन हैज अ राइट टू फाइल अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. दिस इज व्हाट हैज बीन हेल्ड इन दिस केस. सो इस केस के लिए आपको एडवर्स पोजीशन का कंसेप्ट देख लेना कि क्या होता है और जो भी रिलेटेड सेक्शन इस केस में डिस्कस किए गए हैं लिमिटेशन एक्ट के, जैसे सेक्शन 65 डिस्कस किया गया है, सेक्शन 64 भी डिस्कस किया गया है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 भी डिस्कस किया गया है, तो आप वो सब देख लेना. इसके अलावा जो भी लैंडमार्क जजमेंट साइट की गई है इस केस में वो भी आप जाकर देख लेना. मैंने इन सारे केसेस का पीडीएफ बना के अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर वो पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें एंड उससे जरूर पढ़ें क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में सब कुछ प्रोवाइड किया गया है. इन केस यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी अंडर द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.